ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर 3 पढ़ रहे थे क्लास 10 का, और इस चैप्टर में पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम है आपका ये। और लास्ट क्लास में क्या सीखा था? अच्छा, लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले आपका ये पोल की रिपोर्ट रही, ठीक है। अभी शेयर भी किया था, अभी दिखा भी रहा था। तो यहाँ पर 3 टाइप के आपको कलर दिख रहे होंगे। तो जिनका भी नाम ग्रीन में है, वेरी गुड, कि आप सभी का आंसर या तो 4 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 में चारों सही है 100% के साथ, या फिर 4 में 3 सही हुआ है 75% के साथ। इनके अलावा जिनका भी नाम येलो में है, थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा वेरी गुड, आप सभी स्टार स्टूडेंट्स हो। मतलब आप लोग आंसर कर रहे हो ऑलमोस्ट सारे। बस यहाँ पर कुछ बच्चों को और इम्प्रूव करने की नीड है कि हमें थोड़ा और आंसर सही करना है, या फिर यहाँ पर थोड़ा और समय के लिए, पूरी समय के लिए क्लास करें। हम सिंगल के नाम से बच्चे हैं जो सिर्फ 23 मिनट की क्लास की है, 33 मिनट की क्लास की है, तो इसको और इंक्रीज कर सकते हैं हम, ठीक है। पूरी क्लास कर सकते हैं, अब 33 मिनट कर सकते हैं तो पूरी क्लास कर लीजिए, ठीक है। 2 ही आंसर किए हो, आपको पूरी आंसर करनी चाहिए थी। आवाज कट के आ रही है, बाकी सभी को ठीक से जा रही है क्या? यस सर। ठीक है, विनय एक बार लेफ्ट यस करके सर। ज्वाइन करो, सही हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट करके ज्वाइन करिए। तो इसके अलावा यहाँ पर सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की नीड है वो ये है, जिनका नाम रेड में चला गया है। तो रेड में नाम इसलिए गया है क्योंकि आपने बहुत कम आंसर किए, या फिर एक ही आंसर किया है, या फिर एक भी आंसर नहीं किया है पोल सेक्शन में। भले ही आप पूरी क्लास करोगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपको दिख रहे हैं, पूरी क्लास करने के बाद भी आपका एब्सेंट क्यों है? क्योंकि आपने आंसर ही नहीं किया पोल सेक्शन, ठीक है। सही गलत तो सेकेंडरी चीज है, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप आंसर करिए, पहले सही करने का ट्राई करो, अगर गलती हो तो डिस्कस करेंगे। तो अटेंडेंस आपका तभी बनेगा जब आप पोल में आंसर करोगे और पूरी क्लास करिएगा, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं पिछले क्लास के टॉपिक को। तो हमने क्या पढ़ा था? जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कोई मुझे बताएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है? पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे? 2 इक्वेशन लिखेंगे। पहला इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ? अब तो याद होना चाहिए। हाँ बोलिए। a1x a1x प्लस plus b1y c1 इज इक्वल टू 0। और अगला वाला जो इक्वेशन आएगा उसमें 1 की जगह पर 2 लगा देना है। तो यहाँ पर बोल देंगे सर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप 2 इक्वेशन बना लेते हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन बन गए, तो हम कहेंगे सर पेयर ऑफ इक्वेशन हो गए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कभी आपसे यहाँ पर a1 a2 का वैल्यू पूछा जाएगा, b1 b2 का वैल्यू, कभी c1 बाई c2 का वैल्यू, कभी आपसे सारे चीज पूछ लिए जाएंगे, a1 b1 c1, है ना। तो देखते हैं रिकॉल क्वेश्चन कैसा है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन होगा स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन पर। तो बोला गया है सिर्फ 2 इक्वेशन लिख रखा है, पेयर ऑफ इक्वेशन है। तो b1 और b2 का वैल्यू बताइए। तो आप कंपेयर करके मुझे बताइए b1 का वैल्यू क्या है और b2 का वैल्यू क्या है। आंसर कहाँ करना है? डेफिनेटली पोल में करना है, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है। तो पोल आपका ऑन है, ध्यान से देखकर करिए b1 और b2 का वैल्यू। ऑप्शन मिलते जुलते से है, साइन को देखिएगा, ध्यान से चिन्ह को देखिएगा। b1 और b2 का वैल्यू बताने के लिए तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने की नीड नहीं है, आप बदलना चाहो बदल सकते हो। पहला इक्वेशन क्या है आपका? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। और सेकंड वाला इक्वेशन जो है 9x प्लस का 7y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 7 आंसर आए हैं, ठीक है। सभी का आंसर सही है, अभी तक तो 8 आंसर आए, 8 सही है। बस ध्यान से करिए, आपका रिपोर्ट बढ़िया बनेगा। इजी क्वेश्चन है, रिकॉल क्वेश्चन है, लास्ट क्लास टॉपिक पर बेस्ड, ठीक है। 10 आंसर आए हैं, 10 में 9 सही। बाकी बच्चे करिए। या सर ठीक है, ओके। चलो अभी 20 सेकंड और रुकेंगे, 20 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। 11 आंसर आए हैं, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। 3-4 बच्चे और हो। 15 सेकंड। अगर टाइम चाहिए तो बताइएगा कि टाइम चाहिए सर, अदरवाइज आप आंसर कीजिए। 10 सेकंड, 10 सेकंड। एंड अभी रुकेंगे लास्ट 5, 5 4 3 2 1। तो अभी तक जितने बच्चे हैं क्लास में, 3 बच्चों का छोड़कर सभी का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे? 3 बच्चे क्यों नहीं कर रहे?
एंड करें अभी इसको? चलो इसको मैं एंड कर रहा हूँ, इतना समय काफी इस क्वेश्चन के लिए। और यहाँ पर अगर देखें तो सभी का आंसर सही है, 13 आंसर आए हैं, 13 में 12 सही, एक गलत। तो सिंपल सा है यहाँ पर क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है कि B1 और B2 का वैल्यू बताइए। तो B1 और B2 क्या है, आप अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको। सर B1 क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, इस वाले को आपने इक्वेशन 1 बोला, इसको इक्वेशन 2 बोला। तो B1 कहने के लिए पहले वाले इक्वेशन का y का गुणांक, y का कोफिशिएंट। तो y का कोफिशिएंट क्या है, -3 है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर B1 का वैल्यू क्या है हमारा, -1, -3 है, ठीक है। और B2 का वैल्यू क्या होगा, सेकंड वाले इक्वेशन का y का कोफिशिएंट। तो सेकंड वाले इक्वेशन का y का कोफिशिएंट कितना है, +7। तो यहाँ पर B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो -3 और 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में 3 और 7 था, जो कि गलत है, एक बच्चे का आंसर था। बाकी सभी का आंसर ऑप्शन भी था, -3 और 7 बिल्कुल सही है। क्लियर? 2 और -3 और -3 7 तो किसी का आंसर नहीं था, वो होगा भी नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना था, ये वाला वैल्यू देखना था, -3 और 7। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था। तो आज के क्लास Yes, में sir. बहुत बार हम लोग A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालते रहेंगे। और लास्ट क्लास का टॉपिक याद करो कि वहां पर मैंने जो प्रैक्टिस करवाया था आपको, A1 by A2 B1 by B2 और C1 by C2 निकालने के लिए प्रैक्टिस करवाया था, ठीक है। तो वो क्यों कर रहे थे, रेशियो को कंपेयर क्यों कर रहे थे? क्योंकि अगला जो टॉपिक है आपका कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पर है। और कहीं ना कहीं आपने कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पढ़ लिया है। मुझे बताओ कंसिस्टेंट पेयर किसको कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर कब कहेंगे? ये तो मैंने बताया ना ग्राफ बताते वक्त। भूल गए तो मुझे बताओ, भूल गया। कंसिस्टेंट कब होगा, जिसका सॉल्यूशन हो। हम बोलेंगे सर दो केस होता है, या तो वन सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दोनों ही केस में क्या होते हैं, आपके कंसिस्टेंट पेयर होते हैं, ठीक है। वन सॉल्यूशन रहेगा तो भी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे तो भी, ठीक है। दोनों ही केस में जो पेयर होते हैं वो कंसिस्टेंट पेयर होते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट पेयर लिख दीजिएगा। इनकंसिस्टेंट कहने का मतलब क्या हो जाता है, अगर कभी आपको ऐसा एक पेयर दिखता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कहने का मतलब नो सॉल्यूशन, अगर कभी, हाँ नो सॉल्यूशन जैसा आपने लिखा, अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो आप उसको क्या होगा, इनकंसिस्टेंट कह देंगे, ठीक है। तो ये 3 केसेस बनते हैं, 2 केस में कंसिस्टेंट और 1 केस में इनकंसिस्टेंट। तो पिछले बार जो हमने सीखा था, ग्राफ बनाया था और ग्राफ से देखा था कि इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया था। लेकिन क्या हमेशा हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे काफी टाइम लग जाएगा। देखो क्या बोला गया है, कैन वी टेल बाय लुकिंग एट द इक्वेशन, क्या सिर्फ इक्वेशन को देखकर तो नहीं पता चलेगा, डेफिनेटली नो, इक्वेशन को देख करके नहीं पता चलेगा। लेकिन कुछ सॉल्व करके हम बता सकते हैं हाउ द लाइंस कैसे बनेंगे, उसके जो लाइन आपको बनाना है L1 और L2 कैसे लाइन बनेंगे, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। और कितने सॉल्यूशन होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशन विल बी देयर फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन। मतलब बोला ये जा रहा है, क्या इक्वेशन को देखकर या फिर बिना ग्राफ बनाए हुए हम बता सकते हैं क्या कि सर लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, कि पैरेलल होगा, कि कोइंसिडेंट होगा, ठीक है, कि क्या होगा, ठीक है, बिना ग्राफ बनाए हुए। तो इसका जवाब है बिल्कुल यस सर, हम बता सकते हैं बिना ग्राफ बनाए हुए कि लाइन कैसा होगा और उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। अब आप पूछोगे सर कैसे, ठीक है, हाउ। तो यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग ये बता सकते हैं कि ग्राफ बिना बनाए हुए लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। ये सीखने वाले, और कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, बहुत सारे कंक्लूजन निकलेंगे एक एक करके। जो ही मैं लिख रहा हूँ, देखो मैं कम से कम 10 बार लिखूंगा, आपको कम से कम 1-2 बार अपने कॉपी में लिखना है, तभी आप आंसर सही कर पाओगे एग्जाम में भी, ठीक है। तो लिखिएगा साथ के साथ। तो जब भी आपके पास 2 इक्वेशन रहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूँ, 2 इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, 2 इक्वेशन है आपके पास। तो आप क्या करते हो, A1 बाई A2 कैलकुलेट करोगे, लास्ट क्लास में किया भी था। आप क्या करोगे, 3 चीज कैलकुलेट करोगे। पहले आप बोलोगे सर A1 A2 B1 B2 C1 बाई C2 लिख देंगे कहीं पर कि A1 का वैल्यू क्या है, B1 का वैल्यू क्या है, C1 का वैल्यू क्या है, A2 का वैल्यू क्या है, B2 का वैल्यू क्या है, C2 का वैल्यू। इतना लिखने के बाद आप क्या क्या करते हो सर, A1 बाई A2 कैलकुलेट करते हैं, B1 बाई B2 कैलकुलेट करते हैं और C1 बाई C2 कैलकुलेट करते हैं। ये 3 चीजें मैंने कैलकुलेट करवाया था। क्यों कर रहे थे? इसके बाद आप ये इसको क्या कहते हैं ना, रेशियो कहते हैं। A1 बाई A2 कहने का मतलब क्या, अगर मैं 5/3 कह रहा हूँ तो 5 और 3 का क्या है, रेशियो है, ठीक है, रेशियो है 5:3 का। तो ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं हम लोग कोफिशिएंट का।
और इसको कंपेयर करते हैं कि सर इक्वल है कि इक्वल नहीं है। तो 3 केसेस बनते हैं यहाँ पर, जैसा आपने लाइन में 3 केसेस देखा ना, तो यहाँ पर 3 केस बनेंगे। और ये 3 केस को समझिए क्या क्या केस बनेंगे आपको। पहला केस बनेगा जब हमारा a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, a1/a2 का रेशियो और b1/b2 का रेशियो आपस में इक्वल हो जाए। देखेंगे सारी चीजें, पहले आप इसको देखते चलिए। सेकंड केस बनेगा कि सर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही आपस में क्या हो जाए, सर a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हो, और b1 मतलब तीनों आपस में बराबर है। a1/a2 b1/b2 के बराबर और b1/b2 c1/c2 के बराबर। अगर तीनों बराबर आ जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या है, सर अगर a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल आया, लेकिन b1/b2 c1/c2 के इक्वल नहीं आया। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा। इन तीनों केसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर से देखते हैं सर ये तीनों केसेस का क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा। देखिए क्या क्या हमें याद रखना है। पहला चीज ये याद रखिएगा कि सर अगर हमने a1/a2, देखो लिखते चलिएगा साथ के साथ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अगर हमने a1/a2 और b1/b2 निकाला, वो आपस में इक्वल नहीं है। जैसे एक वैल्यू आ गया 1/2 और एक वैल्यू आ गया 5/7, ये दोनों आपस में इक्वल है क्या। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, शायद अभी रुक गया है, जो मैं लिख रहा हूँ वो नहीं दिख रहा ना। एक सेकंड रुक जाओ। Yes, sir. ठीक है, मैं स्टॉप करके प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, सही हो जाएगा, बस वेट करिए। फिर से आ जाएगा स्क्रीन, ठीक है अभी सही है। देखो यहां से आप कह सकते हो अगर a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ यहाँ पर लिख दिया 5/7, यहाँ लिख दिया 3/8, दोनों इक्वल है कि अनइक्वल है, बताओ। 5/7 3/8 का इक्वल नहीं है, बोलेंगे सर अनइक्वल है। तो अगर ऐसा कभी आता है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, इन दैट केस हम क्या क्या बोलते हैं, सर इसका जो लाइन बनेगा वो इंटरसेक्टिंग बनेगा। ठीक है, इसका लाइन कैसा बनेगा, कंक्लूजन नंबर 1 याद कर लीजिएगा। अच्छा ऐसा भी याद कर लो, पहले आप बोल दो सर इसमें याद कर लेंगे, सर हमारा यूनिक सोल्यूशन देगा, मतलब 1 सोल्यूशन देगा, 1 या यूनिक सोल्यूशन देगा। ठीक है, ये कुछ चीजें याद करनी है आपको। अगर इक्वल नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन देगा, एक सोल्यूशन होगा। सेकंड चीज बोलेंगे सर एक कंक्लूजन और निकलेगा, 1 सोल्यूशन का मतलब क्या, अब आपको याद आ गया होगा। 1 सोल्यूशन का मतलब क्या, लाइन कैसे बनेंगे, और 1 पॉइंट कॉमन कहने का मतलब क्या, बताओ, आपसे ही आंसर जानना है मुझे। इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट। दो लाइन ऐसे बनेंगे ना, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तभी तो 1 सोल्यूशन आएगा, तभी तो एक कॉमन पॉइंट आएगा। तो आपको सर ऐसे केस में एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है। ठीक है, एक जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, तो ये सारी चीज लिखते चलिएगा। तो इस केस में क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। ठीक है, और थर्ड जो केस बनेगा हमारा, थर्ड कंक्लूजन जो निकलेगा, 1 सॉल्यूशन है, अगर एक सॉल्यूशन है तो उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। एक चीज अगर याद है तो बाकी सारा चीज याद हो जाएगा। तो कहेंगे सर ये कंसिस्टेंट है, एक सॉल्यूशन है ना, तो एक सॉल्यूशन है तो उसको कंसिस्टेंट पेयर कहेंगे। ठीक है, तो ये पेयर कैसा है, कंसिस्टेंट पेयर है। तो इतना कंक्लूजन हमें याद रखना है सर, 1 सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, कंसिस्टेंट होगा, कब, अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल आपस में नहीं आए। ठीक है, उसके बाद अगर हम कभी ऐसा लेते हैं, चलो इसको मैं, अगर हमारा क्या हुआ, एक सेकंड, अगर हमने a1/a2 निकाला और b1/b2 निकाला और दोनों आपस में इक्वल आ गया, ठीक है, तो उससे कुछ कंक्लूजन नहीं निकलेगा, आपको c1/c2 भी निकालना होगा। और अगर आपने देखा कि सर तीनों ही आपस में इक्वल आ गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2, तीनों ही आपस में क्या है, इक्वल आ गया, इन दैट केस आपका जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या क्या निकलता है। इस केस में आप बोलोगे सर इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सारे बराबर है। ठीक है, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के केस में लाइन कैसे बनते हैं, आप लोग बताओ मुझे, लाइन कैसे बनते हैं, कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर दूसरा चला जाएगा, तभी तो ये बहुत सारे पॉइंट कॉमन मिलेंगे ना। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे पॉइंट कॉमन, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चला जाएगा, तो कहेंगे सर यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट कॉमन है जो दोनों ही लाइन पर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, सर इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, लाइन कैसे बनेंगे, कोइंसिडेंट लाइन बनेंगे,
कोइंसिडेंट लाइन बनेंगे, ठीक है, एक के ऊपर दूसरा चला जाएगा। और थर्ड कंक्लूजन क्या निकलेगा, मुझे बता दो जल्दी से कि यहाँ पर पेयर कैसे बनेंगे, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो है ना, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा। तो मैंने बोला दो केस में यूनिक सॉल्यूशन रहे चाहे इनफाइनाइट रहे, तो इसको भी हम कंसिस्टेंट ही कहते हैं, ठीक है, इसको भी हम कंसिस्टेंट ही कहते हैं, ठीक है। और एक चीज और याद रख लीजिए, कभी आपसे बोल रही कैसा कंसिस्टेंट, तो इस वाले में एक नाम याद रखना है आपको, डिपेंडेंट कहते हैं इसको, ठीक है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ऐसा ज्यादा नहीं पूछा जाता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कंसिस्टेंट अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहेंगे, ठीक है। इस वाले को डिपेंडेंट नहीं कहते, इंटरसेक्टिंग वाले को आप किसको बोलोगे, कोइंसिडेंट लाइन को डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। बस आपका वर्ड याद रखना है, आ सकता है कई बार, ज्यादा नहीं आता, कभी कभी आता है। उसके बाद आप बोलोगे सर तीसरा केस में क्या होता है, सर अगर कभी हमने a1/a2 निकाला और b1/b2 भी निकाला और c1/c2 भी निकाला, a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल आ रहा है, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे सर ये आप बहुत अजीब सी बातें कर रहे हो, एक बार कह रहे हो कि इक्वल है, एक चीज कह रहे हो इक्वल नहीं है, तो एक तरीके से यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब कुछ है नहीं। बस याद करने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, एक बार इक्वल है और एक बार इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर से क्या हो गया, आप अजीब बात कर रहे हो, एक बार इक्वल नहीं, ठीक है। इन दैट केस बोलोगे सर इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर एक बार इक्वल आ गया, एक बार इक्वल नहीं आया, तो आप कहोगे सर देयर इज नो सोल्यूशन, तो इस केस में क्या बनता है हमारा, नो सोल्यूशन, ठीक है, नो सोल्यूशन। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब क्या होगा, लाइन कैसे बनेंगे, एक भी फिर से बोलिए क्या बोल रहे हो, लाइन कैसा बनेगा, अच्छा इनकंसिस्टेंट तो होगा, हाँ लाइन पैरेलल बनेगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट आपने बोला, बिल्कुल सही बोला, और लाइन बोला कि पैरेलल बनेगा, बिल्कुल एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। नो सॉल्यूशन कहने का मतलब कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आना, और इसका मतलब लाइन पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में जो लाइन बनता है आपका वो पैरेलल लाइन बनता है। तो ये जितने भी चीज लिख रखे हैं इसमें से किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन देकर बोला जाएगा कंडीशन क्या है, कंडीशन देकर पूछा जाएगा कि कितने सॉल्यूशन है, देखो क्या क्या बोल सकता है, कंडीशन देकर के आपके बोल देंगे कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, कंडीशन देकर के बोल देगा कि सॉल्यूशन कितने हैं, चार ऑप्शन दे देगा, कंडीशन देकर के बोल देगा कि लाइन कैसा बनेगा, लाइन देकर के बोल देगा कि कंडीशन क्या होगा। समझ में आ रहा है, आपने कॉपी में या नहीं लिखा, इसको लिख लिया, सामने में लिख कर रखिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर जरूरत पड़ेगी सारी चीज, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर लिख रखा है उसको यूज करते हैं, क्वेश्चन देखो कैसे एग्जाम में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो इक्वेशन लिख रखा है, आप बोलोगे सर हमारा पहला इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 है, या हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों ही आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहे हैं आपको। तो आप मुझे बताइए, आप कंपेयर करके इस वाले को आप कंपेयर करोगे पहले वाले इक्वेशन को, आप बोलोगे सर इसको हमने कंपेयर किससे किया, आप इसको कंपेयर करोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, इस वाले को कंपेयर किससे करोगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो a1 का वैल्यू कितना आ रहा है मुझे बताओ, A12 a12, देखो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, पहले a1 पहला इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, ठीक है, तो आप बोलो सर पहला इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर आप बोलोगे 2। b1 पहला इक्वेशन y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट कितना है 4, मैंने यहाँ 4 लिख दिया। c1 बता दो अब जल्दी से, 4 ही है सर। c1 भी तो 4 ही है, यहाँ पर देखिए 4 ही दिख रहा है, ठीक है, c1 भी 4 ही है, ठीक है। कोई डाउट होगा तो बताइएगा कि क्या नहीं समझ में आ रहा। उसके बाद a2 का वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू सेकंड इक्वेशन चल जाइए, a2 कह रहा ना सेकंड इक्वेशन, और x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है 4, तो a2 यहाँ पर आपको दिख रहा है, a2 के पास 4, तो कहेंगे सर यहाँ पर 4। b2 का वैल्यू कितना है 3 तो यहाँ पर आप लिख दोगे 3, और c2 का वैल्यू कितना है 8 8 है, तो यहाँ पर c2 का वैल्यू मैंने 8 लिख दिया। तो मैंने कंपेयर किया a1x b1y प्लस c1 से और a2 b2 c2 से, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिख दिया। अभी यहाँ पर आप रेशियो निकालिएगा, आप एक एक करके निकालते चलिए। आप क्या बोलोगे, सबसे पहले सर a1/a2 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहले आप क्या करिए, व्हाट इज a1/a2, a1/a2 का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, 1/2 1/2। a1 का वैल्यू आपका 2 है और a2 का वैल्यू 4 है, तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
तो यहाँ से बोलेंगे सर A1/A2 का जो वैल्यू आया वो आया आपका 1/2। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया एक जगह पर। अब मुझे बताइए B1/B2 भी निकालना पड़ेगा ना हमें, तो हम B1/B2 4 by तो B1/B2, B1 का वैल्यू 4 है और B2 का वैल्यू 3 है, तो यहाँ से B1/B2 का वैल्यू कितना आ गया, 4/3 आया। अब अगर A1/A2 और यहाँ पर समझिएगा C1/C2 मैं नहीं निकाल रहा, अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल आता तो मैं C1/C2 भी निकालता, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर दोनों आपस में इक्वल नहीं है। A1/A2 1/2 है और B1/B2 4/3 है, तो हमें पता है सर 1/2 जो है वो 4/3 के इक्वल नहीं होता, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं सर A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है, और A1/A2 अगर B1/B2 के इक्वल नहीं है, इन दैट केस मुझे बताइए इसके क्या क्या कंक्लूजन निकलेंगे। intersecting line होगी सर। क्या होगा, फिर से इंटरसेक्टिंग लाइन बोला क्या, यस सर। इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, ठीक है। और 3 कंक्लूजन निकलेगा, तीनों चीज बताइए। वन यूनिक सॉल्यूशन होगा सर। यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सर। कंसिस्टेंट होगा। देखो, तो अगर आपको एक चीज भी याद है ना, ऐसे याद करो, मैं बोल रहा हूँ जैसे आपने बोला मैं उसी फ्लो में बढ़ जा रहा हूँ। आप बोलो सर कंक्लूजन नंबर 1 क्या बोलेंगे, सर A1/A2 अगर B1/B2 के इक्वल नहीं है, पहले ही मुझे दिख रहा है सर दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आप बोलो सर इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन लिख दिया, ठीक है। लाइन कैसा बनेगा, तो इंटरसेक्टिंग बनेगा, कंक्लूजन नंबर 1। सेकंड कंक्लूजन क्या निकलेगा, सर इंटरसेक्टिंग है मतलब 1 पॉइंट कॉमन है, 1 पॉइंट कॉमन है तो 1 सॉल्यूशन होगा, और 1 सॉल्यूशन को एक और नाम देते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कुछ भी ऑप्शन में लिखा रहेगा, या तो U1 लिखा रहेगा या यूनिक लिखा रहेगा, दोनों बातें सेम है। और थर्ड चीज क्या बोलोगे, सर एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन रहे चाहे 5 सॉल्यूशन रहे चाहे 1000 सॉल्यूशन रहे, ठीक है, उसको हम कंसिस्टेंट ही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर एक कंसिस्टेंट है, तो एक सॉल्यूशन भी आ जाएगा तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो ये जो 3 कंक्लूजन लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आया सभी को, एग्जाम में आएगा, कर लेंगे सारे लोग। तो हमें क्या करना है, A1/A2 और B1/B2 कैलकुलेट किया, रेशियो कंपेयर किया, ये याद रखना था हमें, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि हमारा कंडीशन क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला जो, अच्छा इसी में आपका स्क्रीनशॉट के लिए एक पेज लगाया गया है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि कभी भी अगर आपका A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आता, इन दैट केस आपका पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है, ओनली 1 सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है, और इसके लाइन इंटरसेक्टिंग बनता है। हाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, चलो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन ये, अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 इसको बोलेंगे और इस वाले को इक्वेशन 2 बोलेंगे, ठीक है। आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखिए पहले, ठीक है। आप जो पहला इक्वेशन दे रखा है इस वाले इक्वेशन के सामने ऐसा लिख दीजिएगा, A1x प्लस B1y, हर बार मैं वही चीज लिख रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए, C1 बराबर 0, ठीक है। इस वाले में क्या बोलोगे, सर A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। A1 का वैल्यू बताइए, A1 का वैल्यू बताइए। 2 A1 का वैल्यू यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर, x का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन का यहाँ पर 2 दिख रहा है, बिल्कुल सही। B1 का वैल्यू 4 4 कैसे, 8 सर 8 8। देखो B1 बोला ना, तो B1 कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो B1 क्या है, y का कोएफिशिएंट है, और y कोएफिशिएंट कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 है, पहले इक्वेशन में, तो यहाँ पर दिख रहा है सर y का कोएफिशिएंट 8 है, तो यहाँ पर B1 का वैल्यू 8 आ गया। सर C1 का मैंने वैल्यू 8 कितना है, बता दिया। C1 का वैल्यू क्या है, A2 बता दिया, हाँ 4 ये बताइए, ये नहीं जाना, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर C2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो मैं C1 बोल रहा हूँ तो पहले इक्वेशन पे रही है, ठीक है। C1 पहला इक्वेशन यहाँ पर 4 दिख रहा है, ठीक है, C1 का वैल्यू 4 लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे A2 का वैल्यू बताइए। 4 अब इक्वेशन 2 पर जाएंगे, और इक्वेशन 2 में मुझे दिख रहा है सर x का कोएफिशिएंट 4 दिख रहा है, तो यहाँ पर 4। B2 का वैल्यू 16 16, तो यहाँ दिख रहा है मुझे 16, मैं लिख दिया 16। C2 का वैल्यू 8 8, तो यहाँ मुझे दिख रहा है सर 8, कांस्टेंट वाला टर्म सेकंड इक्वेशन का 8 है। A1 A2 B1 B2 C1/C2 मैंने लिख दिया। अब आप एक के ऊपर एक लिखो, इससे आसान हो जाएगा हमें रेशियो निकालना। यहाँ से आप क्या करिए, पहले मैं निकालता हूँ A1/A2, बताइए कितना आ रहा है, 1/2
तो 2 को 4 से डिवाइड करोगे, A1 का वैल्यू कितना है 2 है और A2 का वैल्यू 4 है, तो 2 को 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 2/4। 2/4 कहने का मतलब A1/A2 जो आया वो सर 1/2 आ रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मतलब सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपका 1/2 आया जैसा आपने बोला, तो A1/A2 मेरा 1/2 आ गया। B1/B2 तो निकालना ही पड़ेगा हमें, ठीक है, चाहे कुछ भी रहे B1/B2 तो निकालेंगे। B1/B2 निकालते हैं, कितना आ रहा है बताओ? 1/2। ये भी 1/2 आ रहा है, तो हम कहेंगे सर 8 को 16 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल रहा है सर 8/16, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो डिवाइड करने पर क्या मिलेगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो अगेन 1/2 आ गया। मतलब आपको दिख रहा है सर A1/A2 जो आया B1/B2 के इक्वल आया, क्या आपको दिख रहा है दोनों इक्वल है? ये भी 1/2 आया A1/A2 और B1/B2 भी 1/2 ही आया, दोनों इक्वल आ गया। अब यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, अगर इक्वल नहीं आता तो बोल देते यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन इक्वल आ गया तो हम C1/C2 भी निकालेंगे, ठीक है, हम C1/C2 देखेंगे क्या आता है। C1/C2 कितना है बताओ? 1/2। 4/8 है ना, 4 को 8 से डिवाइड करोगे और ये भी 1/2 ही आ गया फिर, तो कहेंगे सर 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो C1/C2 जो आया वो भी 1/2 ही आ गया। तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा, तीनों आपस में इक्वल है क्या? यस सर। तीनों ही इक्वल हो गया, तो फिर क्या क्या कंक्लूजन निकलता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। हाँ, इनफाइनाइट पहला जो कंक्लूजन निकलेगा, फिर आप बोलोगे सर अगर तीनों ही इक्वल आ गए, यहाँ से आप पहले ये लिख देना, ठीक है, इसके पहले आप ये लिख दीजिएगा सर, यहाँ पर क्या है हेयर, आप ऐसे लिख देना हेयर A1/A2 जो है सर वो B1/B2 के इक्वल है, ये 1 है यहाँ पर, ठीक है, और ये C1/C2 के इक्वल है। तो तीनों ही अगर आपस में इक्वल हैं कभी, ठीक है, तीनों ही आपस में अगर इक्वल है, इन दैट केस क्या होगा, आप कहोगे सर यहाँ पर पहला कंक्लूजन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, पहला कंक्लूजन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सेकंड कंक्लूजन इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन। इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन कैसे होगा, जब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चला जाएगा, ठीक है, तो ऐसे लाइन बन जाएंगे कोइंसिडेंट। देख रहे हो ग्राफ थोड़ी बना रहे इक्वेशन को, ठीक है, तो कोइंसिडेंट हो जाएगा, सीधे हम लोग देख से बता रहे हैं, कंपेयर करके कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। और सॉल्यूशन कैसे होंगे, कंसिस्टेंट पेयर है कि इनकंसिस्टेंट पेयर है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, मेनी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट। और इसमें कुछ और भी बोल सकते हैं क्या? कंसिस्टेंट में भी एक टाइप बताया था ना, जब भी कोइंसिडेंट लाइन आ जाएगा ना तो उसको क्या बोलते हो, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है, तो इस केस को आप याद रख लीजिएगा, हो सकता है कि पूछ लिया जाए, ठीक है, तो कोइंसिडेंट के केस में क्या कहते हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है, नहीं पूछता है ज्यादातर, लेकिन मैं हर बार बोल रहा हूँ कि आपसे पूछा जा सकता है, अगर कभी एग्जामिनर चाहे तो पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि कभी अगर सर अगर हमारा ऐसा आता है कि तीनों ही इक्वल, ठीक है, इन दैट केस लाइन कोइंसिडेंट बनेगा, ऐसा कुछ कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाए, अगला क्वेश्चन यस आपका ऐसा है, यहाँ पर बोला गया है 2x + 8y = 4, 2x + 8y + 4 = 0 एंड 4x + 16y + 7 = 0। अगेन आप उसी तरीके से कंपेयर करिए अभी जैसा किया था। ये इक्वेशन 1 है हमारा, इसको आप लिख दोगे सर A1x + B1y, चाहो ये नहीं भी लिखो तो मैं सबको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, नहीं लिखोगे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट A1 B2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख सकते हो, ठीक है, बस ध्यान से सही सही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे A1 का वैल्यू क्या है, 2। A1 का वैल्यू 2 है, एक्स का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन का बिल्कुल 2 दिख रहा है। B1 का वैल्यू, y का कोएफिशिएंट सेकंड वाले इक्वेशन का 8, C1 का वैल्यू 4, सही है। A2 का वैल्यू बताओ, 4 दूसरे वाले क्वेश्चन पे चले गए और x का कोएफिशिएंट देखा। B2 का वैल्यू 16 और C2 का वैल्यू 7, ठीक है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 हमने लिख लिया। अब उसी तरीके से रेशियो देखते हैं A1 B1 A1/B1 A1/A2 B1/B2 और C1/C2, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे सर A1/A2 निकालिए। A1/A2 कितना आता है 2/4, और 2/4 कहने का मतलब कितना, अगेन 1/2 ही आ रहा है, 1/2। तो यहाँ से आप बोलोगे सर ये जो आ रहा है हमारा
1/2 आ रहा है, ठीक है। b1/b2 कितना आ रहा है? 1/2। 1/2 ही आ रहा है, तो यहाँ से बोलेंगे सर b1/b2 भी जब कैलकुलेट किया तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये भी 1/2 दे रहा है, तो b1/b2 और a1/b2 इक्वल आ गया। तो यहाँ से कोई कंक्लूजन निकलेगा क्या? अभी अगले वाला भी निकालना पड़ेगा सर। अगला वाला भी निकालना पड़ेगा, दोनों इक्वल नहीं आता तो बोल देते यूनिक है, ठीक है। लेकिन अभी हमें इक्वल दिख गया तो हम कहेंगे सर c1/c2 भी निकालिए। तो c1/c2 निकालोगे तो 4/7 मिल जाएगा, और ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, 4/7 ही रहेगा। इनकंसिस्टेंट, पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया। तो आप आंसर कहते हो यहाँ पर क्या? आप बोल दो सर a1/a2 जो है वो b1/b2 तो इक्वल दिख रहा है दोनों आपस में, लेकिन c1/c2 इससे अलग हो गया। तो ये तो बहुत अजीब आप नहीं बोल रहे हो, a1/a2 तो b1/a2 के इक्वल आ रहा है, लेकिन c1/c2 अलग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या कंक्लूजन निकलेगा? आप कह सकते हो सर a1/a2 जो है वो b1/b2 को तो इक्वल आया, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं आया। तो कभी अगर आपको ऐसा दिखता है कि एक बार आपको दिखता है सर इक्वल का साइन, एक बार आपको दिखता है इक्वल का साइन, और एक बार दिखता है अनइक्वल का साइन, ठीक है। अगर ऐसा दिखता है एक बार बराबर एक बार बराबर नहीं, इन दैट केस कंक्लूजन क्या क्या निकलेगा? आप इससे याद कर लीजिएगा, देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। पहला कंक्लूजन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कहने का मतलब नो पॉइंट कॉमन, और नो पॉइंट कॉमन कहने का मतलब पैरेलल लाइन चला जाएगा, ठीक है। लाइन पैरेलल चले जाएंगे तभी तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। तो कहेंगे सर नो पैरेलल, नो पॉइंट कॉमन, लाइन विल बी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल लाइंस बनेंगे। और कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, क्लियर है, नो सॉल्यूशन के मींस इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट बनेगा ये पेयर, तो इस कंसिस्टेंट पेयर कहते हैं इसको, ठीक है। क्लियर? यस सर। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये सारे, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि सीधे कंडीशन दे दिया जाए, हो सकता है कि आपको इक्वेशन दे दिया जाए, ठीक है। तो ये पेज के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर, कि अगर हमारा कभी दिखता है कि एक बार इक्वल और एक बार इक्वल नहीं, इन दैट कैसे बोलेंगे सर कोई सोल्यूशन नहीं होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होने का मतलब इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और लाइन पैरेलल चला जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो अभी जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, देखो मैं कई बार लिख चुका हूँ, आपको ये नोट डाउन करना है, ये इंपॉर्टेंट लिखा भी हुआ है। अगर हमारे पास दो इक्वेशन लिख रहे हैं, आपके एग्जाम में सीधे सीधे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि जाएगा कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, मुझे बताइए यहाँ पर सॉल्यूशन कितने होंगे? हाउ मेनी सॉल्यूशन? केस वन में यूनिक सॉल्यूशन। वन यूनिक सॉल्यूशन, या तो वन सॉल्यूशन लिख दीजिए या फिर बोलोगे सर यूनिक सॉल्यूशन, दोनों में से कुछ भी लिखिएगा आपका आंसर सही हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इसके बाद पोली पूछूंगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। और मुझे बताइए लाइन कैसा? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग, बहुत बढ़िया। तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा क्योंकि यहाँ पर वन सॉल्यूशन है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग बनेगा। मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग भी लिख लो अपने कॉपी में। अगला, अगर मैं सभी को बराबर कर दूं, इन दैट केस क्या होगा? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इन दैट केस इनफाइनाइट मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। ऐसा तो नहीं बोलेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कब होगा? जब एक इक्वल एक बार नॉट इक्वल आए, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर सभी बराबर है, ऑल इक्वल, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर बोल देंगे सर देयर इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका मतलब कंसिस्टेंट ही रहेगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट लिख सकते हो या फिर कंसिस्टेंट लिख सकते हो, ठीक है। कंसिस्टेंट अभी लिख रहा हूँ, डिपेंडेंट याद रखिएगा। और इसको भी हम कंसिस्टेंट, इसका लाइन कैसा बनेगा? पैरेलल लाइन बन जाएगा, ठीक है। नहीं, इसका लाइन कोइंसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन है ना, तो इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन है मतलब कोइंसिडेंट बन जाएगा, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। और थर्ड जो होगा हमारा कि एक बार सर इक्वल बोल रहे हो एक बार इक्वल नहीं बोल रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या? इनकंसिस्टेंट। इसका क्या आंसर आएगा? इनकंसिस्टेंट। आई थिंक इतना बार हमने लिख दिया कि अब आपको याद हो गया होगा, है कि नहीं? लाइन कैसा यस बनेगा? सर। पैरेलल। पैरेलल, पैरेलल। तो ये पेज के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अभी मैं आपसे सीधे पोल में क्वेश्चन पूछूंगा कुछ क्वेश्चंस के साथ। अगर सभी चीज क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, अदरवाइज पोल में क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है?
चलिए, तो क्वेश्चन है आपका सीधे सीधे कंडीशन बेस्ड ही है। आपके एग्जाम में पूछता है कि अगर कभी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा हो, किसी इक्वेशन में अगर कंडीशन देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ऐसा कंडीशन है तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। कभी आपसे पूछा जाएगा कि लाइन कैसे बनेंगे, कभी आपको बोलेगा कि सॉल्यूशन कैसे होंगे, ठीक है, कभी बोलेगा कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सॉल्यूशन कितने हैं, कितने सॉल्यूशन होंगे इसके। कंडीशन देखिए यहाँ पर मेंशन है, तीनों ही इक्वल है आपस में। अगर दो इक्वेशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ जाए तो क्या होगा। यूनिक होगा, वन नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट होगा, या नन ऑफ दिस। एक चीज तो मैं बता दे रहा हूँ, इसमें तीन ही कंडीशन बनते हैं, या तो यूनिक होगा, या नो होगा, या इनफाइनाइट होगा। नन ऑफ दिस तो हो नहीं गया। आएगा, कभी भी इसका आंसर नन ऑफ दिस तो नहीं आएगा। क्योंकि या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट होगा। तो अभी तक 8 आंसर आए हैं, 8 में 7 सही है, बाकी लोग करिए 9 में 8 सही। तो आंसर कीजिए, उसी से आपकी पोल रिपोर्ट बनेगी, पोल में नाम आएगा, अटेंडेंस में नाम आएगा। 10 आंसर आ चुका है, क्लास में अभी 6 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया। रुकते हैं लास्ट 20 सेकंड, इसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से लिखा होगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लॉजिक को समझा होगा, आंसर आ जाएगा। अभी बोला ना आंसर डी नहीं होगा, फिर एक आंसर डी कर रहे हो। ये तो बता दिया कि डी नहीं होगा, ए बी या सी में चुनिए। सर हम लेफ्ट हो गए लास्ट, थे। हाँ आपका आंसर डी हुआ है क्या। यस। ठीक है, फिर सही वाला आंसर चैट में लिख देना। अभी तो आप क्लास में थे, कंसेप्ट समझो कि नहीं समझो, कंसेप्ट समझे हो ना। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है, 5 हो 5 बच्चे और आंसर कीजिए, बैठे क्यों हो। 4 3 2 1। मतलब क्लास में 12 बच्चे एक्टिव है, सिर्फ 12 बच्चों का आंसर आया है, बाकी सारे बच्चों का आंसर नहीं आया है, 5 बच्चों का आंसर नहीं आया है। इसको डिस्कस करते हैं, चैट आपका ऑन हो जा रहा है। आप सही आंसर चैट में लिख दीजिए, शिवम, जो भी आपको लगता है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे सर, तीनों ही इक्वल है। a1/a2 कंडीशन क्या दिया गया है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, ये गलत हो गया। एक बार इक्वल और एक बार अनइक्वल आता तब जाकर होता नो सॉल्यूशन। अभी तीनों ही इक्वल आ गए तो कहेंगे सर नो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तीनों ही जब इक्वल हो जाते हैं आपस में, तीनों ही अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। लाइन एक के ऊपर दूसरा चला जाता है, कोइंसिडेंट लाइन चला जाता है, और इसको कंसिस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो कहेंगे सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कंसिस्टेंट में इसका कुछ स्पेशल नाम बताओ, कैसा कंसिस्टेंट। डिपेंड। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है। पूछा जाएगा तो बोलिएगा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट इसी को कहते हैं सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले या फिर कोइंसिडेंट लाइन वाले को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। फिर से वही है, ए बी सी में ही सिलेक्ट करना है आपको। a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल नहीं है तो क्या बोलोगे, ये तो बहुत आसान हो गया। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, एक सेकंड पोल बस ऑन कर दो। क्वेश्चन नंबर 10, अगर हमने a1/a2 निकाला और b1/b2 निकाला, दोनों इक्वल नहीं है आपस में, तो हम इसको क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, 5 आंसर आए हैं अभी। कंडीशन क्या दिया गया है कि अगर हमने a1/a2 निकाला कितने बच्चों का ठीक है सर। और b1/b2 निकाला, आपस में इक्वल नहीं है। ये क्वेश्चन तो आपको श्योर सर्टेन होना चाहिए, सभी का आंसर सही होना चाहिए था।
5 आंसर सही है, अभी 5 सही है। देखो ये सब आंसर ऐसे है ना, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप अगर गलत कर रहे हो, इसका मतलब उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो कहीं ना कहीं, मतलब आप लिख नहीं रहे हो, साफ दिख रहा है। अगर आप लिख लोगे अपने कॉपी में तो आप आंसर तो देख के ही बता सकते थे, है ना। ये तो डायरेक्ट मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि एक चीज, मतलब सीधे आपको फॉर्मूला बताया, सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लिया, उसमें गलत होने का मतलब क्या है कि आप लिखे नहीं, है ना, सीरियसली नहीं ले रहे हो, इसमें कुछ कैलकुलेशन तो है नहीं, क्या ही सॉल्व करोगे। तो ये तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी का, हालांकि 3 आंसर गलत है यहाँ पर। चलो रुकते हैं, लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड में इसको एंड करेंगे, 20 सेकंड और। आपने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था ये। पिछले क्वेश्चन में बताया था, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। और थोड़ा सा ये सारी चीज ध्यान दीजिए, ये सारे आंसर गलत होने का मतलब थोड़ा इशू है, मतलब क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, इसका मतलब यही है बस, ठीक है। तो क्लास में ध्यान देना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपका दिख रहा है कि सर देखो मैं कितने बार लिखा हूं, यहां से स्टार्ट किया था, देखो क्या लिखा है। अगर a1/a2, अगर यहाँ पर आप नोट कर लेते तो आपका आंसर गलत होता क्या, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा, तो हमारा कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इनफाइनाइट कब होता है, जब तीनों इक्वल हो जाते हैं। नो सोल्यूशन कब होता है, जब एक बार इक्वल नहीं है, ठीक है, दोनों ही चीज आ गया है इक्वेशन में, तब नो सोल्यूशन होगा। उसके बाद में फिर से यहाँ पर आपको बताया कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर बताया कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगे और यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनली यहाँ पर फिर से बताया, यहाँ पर कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते वक्त भी बोला था, उसके बाद भी यहाँ पर आंसर आपके गलत आ रहे हैं, इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सर a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल नहीं है, इन दैट के सीधे बोल देंगे सर यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, अब तो लिख लो, लिखा कि नहीं लिखा। बैठे रहिएगा, चाहे मैं 10 बार पढ़ा दूं, 1000 बार पढ़ा दूं, ठीक है, तो आपको वहां पर गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको लिखना होगा a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होंगे इसके। और लाइन कैसा बनेगा बताओ, लाइन कैसा बनेगा, इनलाइन सर, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग बनेगा, मतलब एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट कॉमन आएगा, ठीक है, एक पॉइंट कॉमन आएगा, लाइन इंटरसेक्टिंग बनेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो आएगा वो ये इतना आसान नहीं है, मतलब सीधे कंडीशन ही दिया गया है। अगले वाले क्वेश्चन में आपको नंबर के फॉर्म में, जैसा ये सारे क्वेश्चन करवाया था ना, अगले ये सारे जो क्वेश्चन करवाए थे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन लिखा रहा था, और a1b1c2 आपने लिखा था, a1b1c1 a2b2c2, उसके बाद सॉल्व किया था। कोई बात नहीं, चलो अभी इसको आप अगला क्वेश्चन सही करने का ट्राई करो। चलो जो गलती हो गया उसको भूल जाइए, अब अगला क्वेश्चन पर फोकस कीजिए कि अगला क्वेश्चन मुझे सही करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, इनमें से कौन सा सही, ठीक है, 4 ऑप्शन के लिए। अब यहाँ पर सीधे कंडीशन नहीं दिया गया आपको, अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होगा a1b1c1 a2b2c2, उसके बाद आंसर आपको मिलेगा। चलिए ट्राई करिए। a1b1c1 a2b2c2 लिखिए, a1/b1 निकालिए, a2/b2 निकालिए, c1/c2 निकालिए, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, हो सकता है कि ऑप्शन के साथ पूछा जाए, हो सकता है कि बिना ऑप्शन का पूछा जाए। सर प्लस माइनस से भी बदल सकता है। हो गया सर। हाँ यहाँ प्लस माइनस से क्या डाउट रहा है बताओ। प्लस माइनस में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर, हो जाएगा। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन, तो 1 सेकंड रुक जाइए। देखो
अगर मैं कहीं बोल रहा हूँ -5 को -2 से डिवाइड करिए, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5/2 आ जाएगा। आता हूँ उस क्वेश्चन पर। -10 को -5 से डिवाइड करिए, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 आ जाएगा। उसके बाद ये तो कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है 2x - 7y + 8 = 0, तो यहाँ से आप बोलो सर a1 का वैल्यू क्या है 2, b1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर -7 नहीं लेंगे, -7 लेंगे, और c1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा a1 b1 c1 ऐसे पेयर लिखेंगे। अब ये दो कंसेप्ट को यूज करिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हो गया। a1 b1 c1 a2 b2 c2, इतना कैलकुलेट करो। ठीक है, हो गया तो बढ़िया। यहाँ पर 9 आंसर आए हैं। इसमें आप टाइम ले सकते हो। कितना की सही है? अभी 4 आंसर सही है, आप इसको और सॉल्व करिए, बाकी बच्चे करिए। अभी 5 आंसर सही है, बाकी लोग आंसर दें। इसमें तो हमें साफ नहीं दिख रहा, मतलब कि डायरेक्ट नहीं दिख रहा आंसर क्या होगा, हमें सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अभी सभी का आंसर आ गया क्या? कोई ऐसा बच्चा है जिसका नहीं हुआ है, जिसको आंसर अभी करना हो? बताओ। लास्ट 15 सेकंड में एंड करें, बताइए। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। देखो यहाँ पर दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हुआ है आप लोगों को, तो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे? अच्छा, आपका कैमरा ऑन है, 1 सेकंड मुझे देखने दो किस तरीके से आपने सॉल्व किया। ठीक है, आप ऑन रखो कैमरा। कंक्लूजन क्या लिखा है? बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है, गोलू फदान के सर नाम से मैंने बच्चा। बाद में सही कर दिया था। नाइस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो आप किस तरीके से सॉल्व करते हो देखिए। यहाँ पर मैं सारे सॉल्यूशन, सारे ऑप्शन को ना मैं हटा दे रहा हूँ। मेरे पास क्वेश्चन लिख रखा है कुछ ऐसा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप यहाँ पर क्या बोलोगे सर? इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा? इक्वेशन 1 है 6x माइनस का 3y प्लस का। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा? दूसरा इक्वेशन है आपका 2x माइनस का y प्लस का 9 = 0। आप इसको बोलोगे सर ये हमारा a1x वाला पहला इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 से कंपेयर करेंगे। इस वाले इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे सर? a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से कंपेयर करेंगे। चलिए कंपेयर करना स्टार्ट कीजिए और मुझे a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारे का वैल्यू बताइए। a1 का वैल्यू क्या दिख रहा है? a1 पहला इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। ठीक है, x का कोफिशिएंट कितना है? x का कोफिशिएंट मुझे 6 दिख रहा है, तो यहाँ बोलेंगे सर a1 का वैल्यू 6 है। b1 का वैल्यू, b1 है y का -3 कोफिशिएंट, तो यहाँ पर -3 है। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा -3। c1 का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट वाला नंबर पहला इक्वेशन का, 10 10 तो यहाँ पर 10 दिख रहा है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 10। ठीक है, अब इसी तरीके से a2 b2 c2 लिखो। a2 का वैल्यू कितना? सेकंड इक्वेशन 2, तो यहाँ पर दिख रहा है हमें 2। b2 का वैल्यू कितना? -y -y नहीं, आंसर -y 1 नहीं, -1। ठीक है, तो y का कोफिशिएंट कितना है? देखिए b2 क्या है? y का कोफिशिएंट है, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं दिख रहा, तो मतलब 1 से तो मल्टीप्लाई हुआ रखा होगा। ये मैंने पढ़ा रखा है, पहले चैप्टर 1 में ही पढ़ाया होगा या चैप्टर 2 में पढ़ाया होगा। तो यहाँ पर -1 है। ठीक है, माइनस साइन के साथ, तो क्या कोफिशिएंट से साइन के साथ लेते हैं, यहाँ पर -1 आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और c2 का वैल्यू क्या होगा? c2 का वैल्यू तो दिख ही रहा है हमें 9। ठीक है, कांस्टेंट वाला। अब यहाँ से आप रेशियो कैलकुलेट करिए सारे का, आंसर देखो दिखने लगेगा। a1/a2 कितना आ रहा है? a1/a2 6/2 आ रहा है, और 6/2 कहने का मतलब आपको उसे 2 से डिवाइड करिए। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ से आ जाएगा a1/a2 3 आ गया। a1/a2 का वैल्यू 3 है, 3/1 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं b1/b2 निकालता हूँ, तो b1/b2 कितना आएगा बताओ? -3 को -1 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो माइनस से माइनस कट गया हमारा, तो फिर से क्या दिख रहा है?
सर B1/B2 भी तो 3/1 ही दिख रहा है, या 3 ही दिख रहा है, 3 लिखिए चाहे 3/1 लिखिए, बात तो सेम है। और अगला मुझे बताइए, अच्छा यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा क्या A1/B2 और B1/B2 इक्वल आ गया? कंक्लूजन नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें अगर अनइक्वल आता तो बोल देते हैं कि यूनिक सोल्यूशन है, लेकिन अभी कंक्लूजन नहीं आएगा, आपको बस C1/C2 में निकालिए। C1/C2 आ रहा है 10/9, ठीक है, तो 10/9 तो कैंसिल नहीं होगा किसी नंबर से, तो C1/C2 10/9 ही रह जाएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ इन तीनों को देखने पर कि सर A1/A2 जो आया वो B1/B2 के तो इक्वल आया, ये दोनों तो हमारे इक्वल थे, लेकिन C1/C2 जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है, ये अलग आ गया, ठीक है, 10/9 बिल्कुल अलग है। तो यहाँ से आप कह सकते हो सर ये डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब मैंने क्या याद करवाया आपको कि एक बार अगर आपका इक्वल टू का साइन आ गया और एक बार इक्वल टू का साइन नहीं आया, तो इस केस में आप क्या बोलते हो? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सर 3 कंक्लूजन जल्दी जल्दी लिखेंगे। पहला कि सर देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नो सॉल्यूशन कहने का मतलब इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और लाइन कैसा बन जाएगा सर, कोई पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। कोई पॉइंट कॉमन नहीं होने का मतलब दोनों लाइन पैरेलल चला जाएगा, तभी तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पर बोलेंगे सर पैरेलल, ठीक है, सारी चीजों को रिलेट कर लीजिए आप, तो कभी गलती नहीं करोगे। नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट एंड पैरेलल, ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, नो सॉल्यूशन, ठीक है, तो यूनिक नहीं होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। क्लियर? यस सर। सभी को समझ में आया? यस सर, आ गए। चलो, तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं। चलो एक क्वेश्चन, अभी टाइम बचा हुआ है कुछ, ठीक है, तो टाइम बचा हुआ है तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से पूछ लेता हूँ, ठीक है। चलो, अगले टॉपिक को डिस्कस करने से बेटर है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा खत्म। तो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ आपका एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी लिख देता हूँ। एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 3.2, और 3.2 में आपसे बोला गया है, एक इक्वेशन लिखा गया है हमारे लिए, ये 3 का 4, 5x माइनस का 3y इज इक्वल टू 11, और अगला जो इक्वेशन है वो लिख रखा है माइनस का 10x प्लस का 6y इज इक्वल टू माइनस का 22। चलो इसको ट्राई करके बताओ, वही करना है आपको, और इनकंसिस्टेंट, यूनिक, या कितने सॉल्यूशन, या फिर लाइन कैसे बनेंगे, 3 कंक्लूजन निकलेगा, तीनों कंक्लूजन आप मुझे बताइए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन, सॉल्व करो। और आपका आंसर आप माइक ऑन करके दे सकते हो, चैट में लिख सकते हो, क्योंकि इसके लिए कोई पोल नहीं है आपके। सॉल्व कर रहे हो ना सभी लोग? कोइंसिडेंट। यस सर। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो पहला वाला इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म बदलिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है अभी, क्योंकि 11 देखिए राइट साइड में है, तो उसको लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा सर, हमें हमेशा इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है, राइट साइड में 0 करना है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा सर, 5x माइनस का 3y माइनस का 11 इक्वल टू 0। यहीं से मैं लिख देता हूँ साथ के साथ, a1 का वैल्यू आपको दिख जाएगा सर 5, b1 का वैल्यू आपको दिख जाएगा माइनस का 3, और c1 का वैल्यू आपका आ गया माइनस का 11, ठीक है। अब सेकंड वाले इक्वेशन को लेते हैं। सेकंड वाले इक्वेशन में क्या है, माइनस का 10x प्लस का 6y अच्छा माइनस का 22 उधर है, इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 22 हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप बोलोगे सर a2 का वैल्यू कितना है हमारा, माइनस का 10, b2 का वैल्यू कितना है, b2 का वैल्यू 6, और c2 का वैल्यू कितना है 22, ठीक है। अब सभी को आप सॉल्व करके देखिए, तो a1/a2 कितना आ रहा है,
a1/2 अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो आपको दिख रहा है सर 5/-10, यहाँ से कहते हो सर 1/2 और माइनस, ठीक है, माइनस साइन नीचे लिखो, देखो ये चीज ध्यान रखिएगा, a/- भी लिखो ना, इसको मैं -a/b भी लिख सकता हूँ, दोनों बराबर होता है, तो माइनस का साइन आप नीचे लिखिए चाहे ऊपर लिखिए, दोनों बात बराबर है, ठीक है, तो यहाँ कहेंगे सर -1/2 आ गया। उसके बाद मैं कह सकता हूँ b1/b2 निकालिए, तो b1/b2 कितना आ जाएगा, -3/6, -3/6 करने का मतलब 3 एकम 3, 3 यहाँ आ जाएगा -1/2, तो b1/b2 भी आ गया आपका -1/2, ये भी आपका -1/2, दोनों इक्वल आ गए। अब c1/c2 भी निकाल करके देख लो, तो c1/c2 निकालेंगे तो कितना आएगा, c1/c2 आ गया -11/22, अगेन 1 जा 2 जा, ठीक है, तो यहाँ से आ गया -1/2, तो तीनों क्या दिख रहे हैं, तीनों इक्वल आ गए। आपको दिख रहा है सर a1/a2 निकाला, एक सेकंड, a1/a2 निकाला, चाहे b1/b2 निकाला, चाहे c1/c2 निकाला, सारा बराबर आ गया। तो ऐसे केस में आप एक बार लिख दीजिएगा अपने एग्जाम में, अगर कभी ऐसा आता है तो हियर कंडीशन लिख देना कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों अगर इक्वल है आपस में तो कंक्लूजन लिख दो, तीनों कंक्लूजन, अब तो याद ही है सारा चीज। तो कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहने का मतलब कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा, कैसा कंसिस्टेंट, तो डिपेंडेंट अगर कोई पूछ ले तो। उसके बाद लाइन कैसे बनेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट पर मिलते हुए, तो इनफाइनाइट पॉइंट पर मिलते हुए कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, तो ऐसा उसको कहेंगे कोइंसिडेंट। क्लियर, ये सारे कंक्लूजन आप खुद से बता दोगे। चलिए, तो आपको होमवर्क दे रहा हूँ एज इस जितना भी टॉपिक पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, इसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है। चलिए 3.2 सॉल्व करिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई अगर नहीं सॉल्व होता है तो डेफिनेटली अगले क्लास में पूछ लोगे मुझसे, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है तो बताइए, क्लास इतना ही रखते हैं, कोई डाउट है तो पहले डाउट बता दो।